और उत्तर प्रदेश से एक अहम खबर आ रही है। यूपी में 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती पर रोक लगा दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वह इस मामले के कानूनी पहलुओं को परख कर आदेश देगा। जो लोग नौकरी कर रहे हैं उनके लिए एक बड़ी राहत की खबर है। यूपी में 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती पर फिलहाल रोक लगा दी गई है। आपको बता दें, हाईकोर्ट ने आरक्षण नियमों का पालन न करने के आधार पर पूरी जो मौजूदा मेरिट लिस्ट थी उसको होल्ड कर दिया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अब इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस आदेश पर रोक लगा दी है। यानी एक बड़ी राहत की खबर। उत्तर प्रदेश में 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती पर रोक लगा दी गई और एक बड़ी राहत की खबर उन शिक्षकों के लिए है जो लगातार देखिए प्रदर्शन कर रहे थे। इसका असर लगभग 19,000 ऐसे लोगों पर पड़ सकता है जो 4 साल से नौकरी कर रहे हैं। और इस वक्त हमारे साथ हमारे संवाददाता प्रभाकर मिश्रा जुड़ गए हैं। प्रभाकर, क्या है ये खबर और कितनी बड़ी राहत की खबर है शिक्षकों के लिए? 69,000 शिक्षकों के भविष्य पर तलवार लटक रही है। इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले के बाद मामला सुप्रीम कोर्ट आया था और सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले पर अंतरिम रोक लगा दी है। अंतरिम रोक का मतलब यह कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले में विस्तृत सुनवाई करेगा। आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाईकोर्ट के फैसले को समझने के लिए हमें समय चाहिए। कोर्ट ने दोनों पक्ष से कहा है कि अपनी अपनी दलीलें लिखित रूप में सबमिट कर दें, बाद में सुनवाई होगी। 23 तारीख को सुनवाई होगी। लेकिन ये जो अंतरिम आदेश है जिसमें कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाया है, तो जो हाईकोर्ट आए हैं वो राहत की सांस ले रहे हैं और जिन्हें हाईकोर्ट में राहत मिली थी उन्हें उम्मीद है कि हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जब सुनवाई होगी तो उन्हें राहत मिलेगी। हमारे साथ दोनों पक्ष के लोग हैं। पहले हम उनसे बात करते हैं जो सुप्रीम कोर्ट आए थे। जितेंद्र पांडे हमारे साथ हैं, सुप्रीम कोर्ट आए थे। जितेंद्र, सुप्रीम कोर्ट में आप क्या कह रहे हैं? सर, आज सुप्रीम कोर्ट के फैसले का मैं स्वागत करता हूं क्योंकि ये उम्मीद थी कि सुप्रीम कोर्ट हमारी बातों को सुनेगा। और सर, जज साहब इस बात से सहमत हुए कि जो भर्ती में आरक्षण प्रक्रिया है वो कई चरणों पर आरक्षण लगाया गया है, तो उन्होंने कहा है कि मैं सुनूंगा और तब तक उन्होंने यथास्थिति के लिए नेक्स्ट डेट 23 सितंबर लगाई है। तब तक लिए यथास्थिति उन्होंने बरकरार रखी है। अब एक बात बताइए, हाईकोर्ट ने तो कह दिया कि आपको जाना पड़ेगा जी, सुप्रीम कोर्ट ने भी ऐसा कह दिया था? सर, मुझे पूर्ण विश्वास है न्यायपालिका पे, क्योंकि ऐसे लगभग 118 ऑर्डर्स हैं। अभी माननीय चंद्रचूड़ सर की बेंच ने ही केरल में कुछ जजों को इसी बेस पे राहत दिया कि 6 साल से वो वर्किंग हैं। ठीक है, 6 साल से वर्किंग है, यानी वो उस क्राइटेरिया में आते हैं कि अब उनको बाहर ना किया जाए। पहले से बहाल है, इसलिए उन्हें उनके पद से नहीं हटाया जाएगा। आप इधर आइए। सुप्रीम कोर्ट में मामला आया। सुप्रीम कोर्ट ने अभी अंतरिम स्टे लगाया है। हाई कोर्ट ने कहा था कि फ्रेश लिस्ट बनाया जाए, दोबारा लिस्ट जारी की जाए। क्या उम्मीद है? देखिए, आज माननीय सर्वोच्च न्यायालय की जो बेंच में हमारी सुनवाई हुई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने इस बात को एडमिट किया है कि हाईकोर्ट का जजमेंट हमने देखा है। इसमें अगर कुछ नया किसी को कहना हो तो आप अपना रिटर्न में सबमिशन दे सकते हैं। ये मामला आज ही रिजर्व हो जाता, लेकिन तमाम दोनों पक्षों की तरफ से कहा गया कि नई दलीलें जो हमारे दूसरे भाई अगर हम अपने दर्शकों को समझाने के लिए कहें कि मसला क्या है? मसला सिर्फ इतना सा था कि एक पक्ष जो हमारा दूसरा है, उन्होंने ये कहा कि जिन्होंने टीईटी और एटीआरई में अगर रिलैक्सेशन लिया है तो उसको रिजर्वेशन मानते हुए प्रक्रिया में उनको अनरिजर्व की जो सीटें होती है उस पर उनका चयन न देके आरक्षित सीटों पर उनको नियुक्तियां की जाए। लेकिन हाईकोर्ट के डिवीजन बेंच ने जो फैसला दिया, उन्होंने कहा कि जो रिलैक्सेशन आप है उसको आप रिजर्वेशन मत मानिए। आप मेरिट सूची में जो मेधावी छात्र हों, अगर उनका सिलेक्शन अनरिजर्व में हो रहा है तो उनका चयन अनरिजर्व में होना चाहिए, और जो अनरिजर्व से नीचे आए उन्हीं को जो है जबरन कोटे में रखा जाए। ये कोई जबरदस्ती नहीं है कि आप किसी को कोटे में सिर्फ इसलिए रखेंगे क्योंकि वो आरक्षित वर्ग का है। यानी उन्होंने इस बात को क्लियर किया है कि अनारक्षित जो पद होते हैं वो सब के लिए होते हैं, उसमें कोई भी जा सकता है अपनी मेधा पे। तो जो दावे थे दोनों पक्ष के, हमारा दावा ये था कि जो रिलैक्सेशन है उसको रिजर्वेशन ना माना जाए। इसी बात को हाईकोर्ट ने सहमति दी है। आज जो राहत मिली है दूसरे पक्ष को, ये फौरी राहत है, इसमें बहुत ज़्यादा खुशी होने की जरूरत इसलिए नहीं है। आपका नाम क्या है? रॉबिन, बहुत ढेर सारा आंदोलन, धरना प्रदर्शन, सुप्रीम कोर्ट ने फौरी तौर पर राहत दी है। हालांकि इसे फौरी तौर पर इसलिए कि अभी सुनवाई होगी। थोड़ा मामला समझाएंगे कि क्या शिकायतें हैं आप? देखिए सर, इसको जो मामला है कि बहुत ज़्यादा पेचीदा मामला है नहीं जितना इसको बना दिया गया है। सीधी सी बात है कि अपन लोगों के यहाँ 2 कैटेगरी होती हैं, अनरिजर्व और रिजर्व। और मामला ये था कि रिजर्व कैटेगरी में आप
जिन लोग जो सूची में अनुसूची में हैं माननीय एक्ट में, उन लोगों को आप रखेंगे। आप अनरिजर्व के लिए क्या स्टैंडर्ड तय करते हैं? आप मेधा किसको मानते हैं, मेधावी किसको मानते हैं? आप एमआरसी किसको मानेंगे, मेरिटोरियस किसको मानेंगे? तो यही चीज़ कोर्ट को तय करनी है। हम लोगों की मांगे ये थी कि चूंकि ये जो आरक्षण की व्यवस्था की गई है अनुच्छेद 16 में की गई है, अनुच्छेद 16 यानी नौकरियों में समानता का, उसमें अपवाद के रूप में एक एक करके इसमें अब तक शेड्यूल कास्ट के लिए, ओबीसी के लिए और अब जो है ईडब्ल्यूएस के लिए रिजर्वेशन की व्यवस्था की गई है। अर्थात जो सीटें आज भी बची रह गई उनको हम अपवादित रूप से अनरिजर्व सीट बोलते हैं। क्या उनमें भी आप ऐसे लोगों को एंटर कराएंगे जो विदाउट जो कंसेशन लेके आ रहे हैं किसी परीक्षा में, कोई ओपन कंपटीशन है, एलिजिबिलिटी कंपटीशन है, जो भी है उसमें कंसेशन ला रहे हैं? ठीक है, अब एक बात बताइए, हाईकोर्ट ने क्या कह करके उस पूरी लिस्ट को, पूरी नियुक्ति को रद्द कर दिया? देखो, माननीय हाईकोर्ट का आदेश ये था कि ये इसको जो है ऐसे कर लीजिए, इसको ये नियम में है, ये नियम 8 में है, एलिजिबिलिटी में, और सर उसको रिविजिट करने का जो आदेश दिया। लेकिन सर देखिए, एक तो है कि वहाँ पर डबल बेंच को गुमराह किया गया सर, ठीक है, गुमराह किया गया, और गुमराह करने के बाद में और सूची को रद्द नहीं किया डबल बेंच ने। अच्छा, एक बात बताइए, छोड़िए, कितने लोगों पर, 69,000 में कितने लोगों पर इसका इम्पैक्ट होने वाला? देखिए, मैं मानूं सर, मैं बीएड अभ्यर्थी हूं, ठीक है, अगर रिविजिट होती है तो कल को एक नया मुद्दा और जन्म लेगा कि बीएड है, क्योंकि हमारे खिलाफ एक ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट से आ गया, प्राइमरी में बीएड नहीं जा सकता है सर, है ना। तो कल को सर हम लोक गुणांक से भी हैं, लोक गुणांक है, लेकिन सर हमारा जो है सुपरटेट में 115 नंबर है, ठीक है, और हम 115 पाकर हम बाहर बैठेंगे और हमारा साथी 96 पाकर वो जाके हमारी जगह पे नौकरी करेगा। ये तो रिजर्वेशन की व्यवस्था तो संविधान ने दिया हुआ है, बताएं जी। देखिए, ये जितना मैटर है, लास्ट में सबने सब अपनी अपनी बात रख दी इस चीज़ को लेकर, लेकिन अभी जो संवैधानिक रूप से हमें मिलना चाहिए और जो डबल रिजर्वेशन की बात हो रही है, यही सुप्रीम कोर्ट ने इसी भर्ती में 60-65 के कट ऑफ का जब मुद्दा चल रहा था, तब इसी को पात्रता परीक्षा माना। तब सभी 60-65 पे जितने लोग नौकरी कर रहे हैं या जितने लोग अभी बाहर है जिनका चयन होना चाहिए, उन लोगों ने बराबर सरकार ने जाके इस बात को रखा कि वहाँ पर 60-65 में ATRE जो है, जो पास होंगे वो एक पात्रता परीक्षा है, TT भी पात्रता परीक्षा है, और पात्रता परीक्षा मतलब हमेशा रिलैक्सेशन में जोड़ा जाता है, ना कि रिजर्वेशन में। और ये सुप्रीम कोर्ट ने कई आर्डर ऐसे हैं जो पड़े हुए हैं। और रही अभी बीएड की बात हमारे भाई साहब ने की, तो इससे पहले मदन मोहन 2008 का एक मैं कुछ पूछ रहा हूँ, ये 69,000 मामला 69,000 का है, कितने लोगों पे इम्पैक्ट पड़ेगा? दूसरी बात ये कि कितने लोग जो बाहर रह गए वो अंदर आएंगे? देखिए, इम्पैक्ट पड़ने की बात है जब तक लिस्ट फिल्टर नहीं होगी। उससे पहले भी जो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग 2017 में बना था, वहाँ से 75 जिलों के BSCO से जो डाटा मंगाया गया जिले वाइज, क्योंकि सरकार ने वो डाटा दिया नहीं, उस डाटा के हिसाब से 18,988 सीटें लगभग बन रही। अब लिस्ट फिल्टर होने के बाद कितनी सीटें बनेंगी ये देखना पड़ेगा, लिस्ट जब दोहरा मतलब पूरा पालन करने के बाद आरक्षण का वो तब बताइए। सर, जैसा कि आप कह रहे हैं कि ATRE जो है वो केवल पात्रता परीक्षा है, सर ये बताइए कि उसी ATRE का, अरे सर ATRE सिंगल बेंच ने कुछ और कहा, ATRE का 60% सर जो फाइनल मेरिट बनती है उसमें जोड़ा जाता है। जब उसमें 60% इसका जोड़ा जाता है तो सर इसको हम कैसे पात्रता परीक्षा? एक बात समझ में आ गई कि इन दोनों लोग थे, दोनों पक्ष के लोग हैं, दोनों के बातों को समझने के बाद मुझे भी बहुत बात समझ में नहीं आई। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस फैसले को, हाईकोर्ट के फैसले को समझने के लिए समय चाहिए, और समय चाहिए इसलिए दोनों पक्ष अपनी दलीलें पहले दे दें, रख दें, रिटन सबमिशन रख दें, ताकि कोर्ट को समझने में आसानी हो। आरक्षण का मुद्दा ऐसे भी बहुत पेचीदा है, आज़ादी के समय से लेकर अब तक सुनवाइयाँ होती हैं, आरक्षण पे बहस होता है, सियासत भी होती है, संविधानों में लगातार एक के बाद एक संशोधन होते हैं, और मुद्दा कहीं न कहीं फिर वहीं आकर रह जाता है। सुप्रीम कोर्ट में फिर एक बार मसला आ गया है। आप हाँ, एक बात बताइए, आपको क्या लगता है सुप्रीम कोर्ट से क्या उम्मीद है? हमें पूरी उम्मीद है। देखिए, आप देखिए, जो आज न्यायालय से फौरी राहत मिली है, ऐसा भी हो सकता था कि वो फैसले के खिलाफ स्टे कर देते, लेकिन माननीय चीफ जस्टिस साहब ने इस बात को कहा है कि जजमेंट उन्होंने देखा है, और उनका ये मानना है कि जो पॉइंट किसी को अपना कहना हो, आप सोचिए पहली हियरिंग में आज तक किसी मामले में कोर्ट ने ये जो है कहा हो कि आप रिटन सबमिशन दे दीजिए, नहीं, उन्होंने कहा कि हाईकोर्ट के फैसले में अगर आपको कोई आपत्ति लगती है तो आप रिटन में दीजिए, और दोनों पक्षों को उन्होंने कहा है। तो इसका ये मतलब है कि ये मामला बहुत लंबा नहीं खींचेगा। हम लोगों को पूरी उम्मीद है कि चूंकि ये मुकदमा वहाँ से मेरिट पे डिसाइड हुआ है, बस रिस्क एक है, यहाँ मेरिट से डिसाइड होगा। तो जो एक उम्मीद हम लोग के यहाँ पे लेके आए थे तमाम ये भी साथी हमारे कि हमारी नौकरी यहाँ से बचेगी, अगर ये मुकदमा मेरिट पे डिसाइड होगा तो या तो हम अंदर जाएंगे या प्रक्रिया से बाहर जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता है कि दोनों तरफ के जो लोग योग्य हैं एक साथ रह सके अंदर? नहीं, ये तो कंप्रोमाइज होगा।
देखिए, माननीय न्यायालय में अगर फैसला मेरिट पे होगा तो जो माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद की लखनऊ खंडपीठ ने कहा है, अगर वो फैसला आएगा तो इनको प्रक्रिया से बाहर जाना पड़ेगा। अगर कोई कंप्रोमाइज होता है, अगर सरकार कोई रास्ता लेकर आती है और कहती है हम इस रास्ते इनकी नियुक्ति देंगे और इस रास्ते इनकी नौकरी बचाएंगे, तभी दोनों पक्ष। ठीक है सर, मैं कहना चाहूंगा कि सिंगल बेंच से हम लोग जीते भी थे। डबल बेंच में सर कुछ हो सकता है कि जज को कुछ ऐसा लगा हो कि कोई पॉइंट हमारा वीक रहा हो सकता हो राहत मिल गया, ठीक। फिर यहाँ हम उस डबल बेंच के आदेश को सर हम यहाँ पर फौरी राहत नहीं कर सकते। हम अभी तो स्टे कहेंगे इसको, क्योंकि ये 23 तारीख तक है और हम रिटर्न सबमिशन देंगे। जब फाइनल डिसीजन होगा तब हम फाइनल में देखेंगे उसको। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे हुई है। तो अब इस बात को ऐसे समझिए जी कि हजारों लोगों के भविष्य पर तलवार लटक रही है अनिश्चितता की, और इसमें मैं किसी स्टूडेंट, किसी टीचर को दोषी नहीं देता हूं, दोषी नहीं ठहराता हूं। व्यवस्था दोषी है। सिलेक्शन हुआ, गलत ढंग से हुआ, आरक्षण कोटा गलत ढंग से लागू किया गया, गलत ढंग से जो योग्य थे उन्हें बाहर किया गया, गलत ढंग से कुछ लोगों को अंदर किया गया। किसने किया? जाहिर सी बात है, न इन्होंने किया न ये खुद बाहर गए। तो इसके लिए मुझे लगता है कि इस पर भी बात होनी चाहिए और सुप्रीम कोर्ट को इस पर भी विचार करना चाहिए कि अगर हाई कोर्ट अगर इस तरह के फैसले से कोई सफर करता है, कोई भी स्टूडेंट या कोई भी टीचर सफर करता है, तो उसके लिए किसी की तो जवाबदेही तय होनी चाहिए। बिल्कुल, बड़ा बिल्कुल सवाल है। मैं जानता हूं सुप्रीम कोर्ट इस पर विचार नहीं करेगा, 23 को अगली सुनवाई हो। बिल्कुल, यानी कि फौरी राहत तो फिलहाल मिल गई है। अब अशोक तिवारी आपका रुख कर लेते हैं। अशोक, वो तमाम प्रदर्शन, वो आंदोलन जो शिक्षक कर रहे थे, उनको आप कैसे देखते हैं? वो जो उनकी मांग थी, क्या वो सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से थोड़ी राहत महसूस कर रहे हैं? देखिए, दरअसल आरक्षण की भर्ती को लेकर जो बात आरक्षण समर्थकों की तरफ से की जा रही थी, यानी उन अभ्यर्थियों की तरफ से जो आरक्षण की मांग कर रहे थे और ये आरोप लगा रहे थे कि 69,000 भर्ती में आरक्षण का पूरी तरह से पालन नहीं किया गया है, तो उनको तो फिलहाल आज एक आप कह सकते हैं कि एक बड़ा डेंट लगा है सुप्रीम कोर्ट के इस टिप्पणी के बाद। हालांकि सुनवाई अभी आगे भी होगी। 23 सितंबर को सरकार से जवाब भी मांगा गया है आरक्षण की पूरी प्रक्रिया को लेकर। लेकिन जो बात जो आरक्षण के दायरे में नहीं आते थे, जो सवर्ण अभ्यर्थी थे, उनकी तरफ से कहा जा रहा था कि यहां पर आरक्षण की प्रक्रिया लागू नहीं होती है और इसीलिए उन्होंने हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील दी थी। तो इतना जरूर है कि कुछ के लिए अच्छी खबर है, कुछ के लिए बुरी खबर है, लेकिन चूंकि यह मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है, लिहाजा अभी इसकी सुनवाई भी लंबी होगी। दोनों पक्षों को सुनने के बाद ही कोर्ट की तरफ से कोई बड़ी टिप्पणी की जाएगी। लेकिन राजधानी लखनऊ में 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण में धांधली को लेकर लगातार यहां पर हंगामा हम लोगों ने पीछे कुछ दिनों में देखा है। मेरे सहयोगी मनोज भी है जो लगातार अभ्यर्थियों के प्रदर्शन को कवर भी कर रहे थे। तो मनोज, मैंने देखा कि इधर तमाम सारे जो मंत्री थे पिछड़ी जाति के, चाहे केशव प्रसाद मौर्य हो, संजय निषाद हो, आशीष पटेल हो, सबके घर के बाहर अभ्यर्थियों ने प्रदर्शन किया और आज सुप्रीम कोर्ट की तरफ से यह कह दिया गया कि हाईकोर्ट के फैसले पर फिलहाल स्टे है, कोर्ट ने जवाब भी मांगा है। तो ऐसे में अभ्यर्थियों के लिहाज से आपकी जो बातचीत अभी तक हुई है, क्या कह रहे हैं वो लोग? देखिए, एक लाइन जो आपने बोली वो बिल्कुल उसी को लेकर के जो SC OBC वर्ग के अभ्यर्थी थे उसी को लेकर के इन्होंने 2 तारीख के प्रदर्शन शुरू किया। 2 तारीख से लेकर के 6 तारीख तक इन्होंने प्रदर्शन किया अपना। पहले दिन इन्होंने मुख्यमंत्री चौराहा घेराव किया, उसके बाद आशीष पटेल अनुप्रिया पटेल कैंप कार्यालय, तीसरे दिन इन्होंने भूपेन्द्र चौधरी भाजपा प्रदेश अध्यक्ष, उसके बाद ओम प्रकाश राजभर, संजय निषाद, तमाम अपनी जाति के जो SC OBC वर्ग के मंत्री हैं उनके यहाँ ये गए और अपनी बात कहने के लिए कि ताकि हमारी बात सुनी जाए। इनको इस बात का अंदाजा था, इस बात का डर था कि अगर ये मामला सुप्रीम कोर्ट चला जाता है तो स्टे लग जाता है, तो जो डबल बेंच ने ऑर्डर किया है, जो कहा है कि 3 महीने में प्रक्रिया शुरू की जाए, नई लिस्ट जारी की जाए, उसको लेकर के कहीं ना कहीं रोक लग जाएगी और हमारा भविष्य अंधकार में चला जाएगा। तो हमारी तरफ से सरकार के जो मंत्री है वो आवाज़ उठाएं और हमारी बात सरकार तक, जो प्रदेश के मुखिया है, मुख्यमंत्री तक, उन तक कहें। देखिए, 13 को फैसला आया, 16 को जजमेंट हुआ और 19 अगस्त को मुख्यमंत्री जी ने शिक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में निर्देश दिए। अब उन बच्चों का, अभ्यर्थियों का कहना है जो SC OBC वर्ग के हैं कि ये लिस्ट उन्हीं अधिकारियों को तैयार करने के लिए बोला गया है जिन्होंने आरक्षण घोटाला किया है। तो ये तो वही हुआ कि बिल्ली से दूध की रखवाली के लिए। तो लगातार ये बच्चे ये इस बात को कह रहे थे कि ये जो मामला है सुप्रीम कोर्ट चला जाएगा, उससे पहले लिस्ट जारी की जाए। अच्छा,
दूसरी अहम बात यह भी है कि ये 9 तारीख को सुप्रीम कोर्ट में इस पूरे मामले की डेट लगी हुई थी, तो लगातार जो आरक्षण समर्थक अभ्यर्थी थे जो ये कह रहे थे कि आरक्षण को लेकर धांधली हुई है, वो लगातार ये दबाव बना रहे थे सरकार के ऊपर, तमाम सारे मंत्रियों के घर का घेराव कर या जो पिछड़े वर्ग के नेता हैं उनसे मुलाकात करके कि 9 तारीख से पहले सरकार की तरफ से कोई एक बड़ा निर्णय ले लिया जाए, ताकि सुप्रीम कोर्ट में अगर ये मामला जाता भी है तो कम से कम उनका पक्ष मजबूत रहे। अब अभी थोड़ी देर पहले समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने ट्वीट किया है और ये कहा है कि 69,000 शिक्षक भर्ती वाले मामले में जो अभ्यर्थी हैं जिनको आरक्षण का लाभ नहीं मिला है, उनको लंबी कानूनी लड़ाई अब लड़नी पड़ेगी। तो एक बार फिर बीजेपी की घेरेबंदी शुरू की गई है। लेकिन आपने देखा जो बात मनोज अभी बता रहे थे कि ओम प्रकाश राजभर के घर का घेराव किया, उन्होंने मुख्यमंत्री कार्यालय पर बात की। बीते दिनों मुख्यमंत्री कार्यालय की तरफ से 5 अभ्यर्थियों का एक नाम, उनका पता, सब डिटेल मांगी गई कि उनकी मुख्यमंत्री से मुलाकात होगी, लेकिन उसके बाद उनकी मुख्यमंत्री से मुलाकात नहीं हुई। तो मुझे ऐसा लगता है कि फिलहाल अब चूंकि मामला कोर्ट में चला गया है तो मुख्यमंत्री से मुलाकात उस बीच में नहीं हुई और मुझे ऐसा लगता है कि अब शायद मुलाकात होगी भी नहीं। मनोज, क्या इस बारे में कोई जानकारी है कि मुख्यमंत्री से मुलाकात होगी या नहीं होगी? 7 सितंबर के लिए चूंकि मुख्यमंत्री जी गोरखपुर दौरे पे थे, इनका डेलीगेशन लगातार प्रदर्शन कर रहा था, तो मुख्यमंत्री कार्यालय से ओम प्रकाश राजभर और अनुप्रिया पटेल के कैंप कार्यालय से भी फोन गया था, तो उन्होंने जानकारी की और कहा गया कि ये बच्चे लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, इनका कुछ हल निकाला जाए, तो उन्होंने बात करी थी। उसके बाद ये हुआ कि अभी वो गोरखपुर में है। मुख्यमंत्री जी, आप 5 बच्चों का नाम और आधार कार्ड लिए हम तक भिजवाइए और हम इनकी व्यवस्था कराते हैं, उनसे मुलाकात कराते हैं ताकि इनको आश्वासन मिल सके। लेकिन बच्चे ये लगातार इस बात को जो कह रहे थे, देखिए यहाँ पर आशीष पटेल ने कहा कि मेरी सरकार रहे या ना रहे, आपको नियुक्ति मिलकर रहेगी। ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि जब मैं मंत्री नहीं था तब भी मैं आपकी लड़ाई लड़ रहा था और अब भी लड़ रहा हूं, आज मैं मंत्री हूं, तो मैं आपकी बात मुख्यमंत्री तक पहुंचाऊंगा। किस तरह पहुंचाऊंगा उसको मैं अभी नहीं कह सकता हूं, मुझे थोड़ा समय दीजिए। तो उस समय के बाद ही वो कहा गया था कि शाम को 7 तारीख को आप लोग को मुख्यमंत्री से मुलाकात कराई, लेकिन किन्हीं कारणों मुलाकात नहीं हो पाई थी। लेकिन इसमें एक और महत्वपूर्ण बिंदु है। 69,000 शिक्षक भर्ती के मामले में आरक्षण को लेकर बीजेपी सरकार पर न सिर्फ विपक्ष बल्कि उनके सहयोगी दल अनुप्रिया पटेल ने भी यह मुद्दा उठाया था कि आरक्षण के तहत ही भर्ती होनी चाहिए, जिनको उसका हक नहीं मिला उनको हक दिया जाना चाहिए। या संजय निषाद ने भी कहा था कि हम भी यही चाहते हैं कि जो अगर आरक्षण के तहत नियमों का पालन नहीं हुआ है तो नई नियम बना करके उनकी पुनः भर्ती की जाए। ठीक इसी तरह की बात ओम प्रकाश राजभर की तरफ से भी की जा रही थी। तो फिलहाल तो अभी ये पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट में चला गया है। अभी सरकार को भी जवाब देना है, अगली तारीख में सुनवाई भी होनी है। जो एक पक्ष है उसकी बात कोर्ट ने सुनी भी है, दूसरे पक्ष को भी सुना जाएगा। तो अभी ये मामला मुझे ऐसा लगता है कि चूंकि कोर्ट की प्रक्रिया लंबी चलने वाली है, तमाम सारे जो मैटर है उसको कोर्ट समझेगा, उसके बाद ही कोई अपनी अलग टिप्पणी देगा। लेकिन इतना जरूर है कि 69,000 शिक्षक भर्ती का मामला उत्तर प्रदेश में पहले भी सियासी तौर पर बहुत ज्यादा चर्चा में रहा है और मुझे ऐसा लगता है कि अब इस पर और ज्यादा सियासत देखने को मिलेगी। बिल्कुल। और चूंकि अशोक, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि मामला बेहद गंभीर है और 19,000 ऐसे शिक्षक जो इस वक्त अपनी सर्विस में हैं उन पर एक बड़ा असर पड़ सकता है और इस वजह से भी ये रोक लगाई गई है। राज्य सरकार से भी जवाब मांगा गया है और तब तक राज्य सरकार और अन्य पक्षकारों को अपनी अपनी दलीलें पेश करने को कहा गया है। इसे कैसे देखते हैं? देखिए इसमें बहुत स्पष्ट है। आपको ध्यान होगा कि जब हाईकोर्ट की तरफ से ये कहा गया था कि सरकार नई लिस्ट जारी करे आरक्षण की प्रक्रिया के दायरे में रहते हुए, तो उस वक्त भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बैठक की थी अपने अधिकारियों के साथ और उसके बाद देर रात उन्होंने ये निर्देश दे दिए थे कि हम किसी भी अभ्यर्थी को नौकरी से हटाने वाले नहीं हैं, लेकिन ये जरूर है कि अगर कोई अभ्यर्थी जिसको आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए था नहीं मिला है तो उसको भी नौकरी दी जाएगी। तो सरकार ने ये स्पष्ट कर दिया था कि हम अगर कोई समायोजित नहीं किया गया है तो उसको समायोजित जरूर करेंगे, लेकिन किसी को नौकरी से हटाएंगे नहीं। ये सरकार की तरफ से स्पष्ट पहले ही कर दिया गया था। अब चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार से इस बाबत जवाब भी मांगा है प्रक्रिया को लेकर के, और कोर्ट ने यह भी कहा है कि लंबा मैटर है, उसको पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। तो अभी सरकार की तरफ से पूरा जवाब तैयार किया जाएगा कि जो बातें अभी मौखिक तौर पर या अधिकारियों की बैठक में कही गई थी, अब कोर्ट में बाकायदा उसको आधिकारिक तौर पर प्रस्तुत करना होगा कि सरकार ने किन नियमों के तहत भर्ती की थी, कब ये भर्ती निकाली गई थी, कैसे आरक्षण के नियमों का पालन हुआ या नहीं हुआ, समर्थ कैटेगरी की भर्ती किस तरह से की गई, आरक्षण की भर्ती किस तरह से की गई। वो तमाम सारी डिटेल जो भर्ती प्रक्रिया में सरकार की तरफ से भी बैठकों के दौरान या मौखिक तौर पर कही जाती थी, अब उसका पूरा मसौदा उनको कोर्ट के सामने पेश करना पड़ेगा। लेकिन जो बात मैंने पहले भी कही, सरकार पहले भी स्पष्ट कर चुकी है कि हम किसी को भी नौकरी से हटाने नहीं जा रहे हैं। ये बात वो पहले भी स्पष्ट कर चुकी है, जिनको आरक्षण का लाभ नहीं मिला है अगर वो दायरे में आते हैं तो उनको आरक्षण का लाभ दिया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया अशोक आपका और प्रभाकर आपका इस पूरी जानकारी के लिए। फिलहाल रुकते एक बहुत छोटे ब्रेक के लिए, लेकिन जल्द हाजिर होंगे। आप देखते रहिए न्यूज़ 24। चुनाव मतलब